और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में 2 जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। चमोली जिले की नंदानगर पंचायत में 2 जगहों पर बादल फटा। बादल फटने की एक घटना कुंतरी लगाफाली वार्ड में हुई है, जबकि धुरमा गांव में भी बादल फटा, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुंतरी लगाफाली वार्ड में बादल फटने के बाद आए सैलाब की चपेट में आने से 6 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। वार्ड के 7 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं नन्नानगर पंचायत के ही धुरमा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। ऐसी जानकारी है, यहां पर कई गाड़ियां और दुकानें मलबे की चपेट में आ गई हैं। गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की टीमें भी इस वक्त मौके के लिए रवाना हो रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली के नंदा घाट इलाके की, जहां पर बादल फटने के बाद आए सैलाब का मंजर इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ सकता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक में ये पानी जा चुका है। दुई कमरा पलतरा बोगे यार चार्ज करना हुआ यो बोगी पलतरा मकान लैट्रिन बाथरूम सब बोगी होना यो पड़े होना दीवान दुआन यो हम मकान से यो जगू करे यो पूरा जगू ना वो भी पूरा वही यो अप्तार मकान जो यो तो पूरा पेड़ है पूरा 20 गज रोना अप्तार से मकान है अप्तार यो पूरा मलबा पूरा अप्तार से मकान भी टूटी थी बार वो मालो चिंता करे पूरा मकान वह संजोग है करे बिचू मकान टूटी लुका पूर भेस भोज दीप ये चमोली में 2 जगहों पर बादल फटा है और पानी के बहने की इतनी खौफनाक आवाजें हैं कि आसपास रहने वाले लोग वाकई दहशत में होंगे। इतना जबरदस्त करंट है पानी का कि जो भी कुछ इसके सामने आएगा वो सब कुछ इसके साथ चला जाएगा। कई मकान तबाह हुए, कई दुकानें इसमें बह गईं और बड़ा नुकसान हुआ। कई लोग लापता है, जिनको रेस्क्यू करने में टीमें लगातार लगी हुई हैं। ग्राउंड पर काम चल रहा है। 2 जगहों पर चमोली में बादल फटा है। बड़ा नुकसान इस बादल फटने की वजह से चमोली के इलाके में हुआ। ये पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुल के काफी ऊपर पानी बह रहा है। वैसे अमूमन पानी बहुत नीचे पुल के रहता है। अभी एक तस्वीर और देखिए, लोगों के घरों में भी पानी घुस आया और बहुत सी तो ऐसी भी जगह थी जहां पूरे के पूरे घर इस पानी के तेज प्रवाह में बह गए। लोगों के घरों में जो उनके बाथरूम्स हैं उनमें पानी घुस गया। छतों से पानी होता हुआ अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आया, पत्थर लेकर आया और वो सब कुछ बहा ले गया। अब ये तबाही के बाद के मंजर, उसके निशान आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ एक घर हुआ करता था जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। निचले इलाकों के जो घर आप देख रहे हैं उसमें भी पानी घुस गया है, वो भी इस पानी की चपेट में आने से प्रभावित हुए हैं। एक बार फिर से बादल फटने के बाद की जो तबाही है उसकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। कितना मलबा धुरमा गांव में इस वक्त आपको इकट्ठा नजर आ रहा है। वो आपको 2 घर दिख रहे होंगे, पेड़ उखड़ गए हैं। पानी अपने साथ जो मलबा लेकर आया वो घरों के आसपास जमा हो गया है। सिल्ट नजर आ रही होगी आपको। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, फिलहाल यहाँ दोनों इलाकों के किस तरह के हालात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है? तो ये चमोली में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद रात 2:30 बजे की बात बताई जा रही है कि 2:30 बजे 2 इलाकों में बादल फटा। इसमें धुरमा गांव और कुंतरी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन्हीं इलाकों में बादल फटा है, जिसके बाद अब देखा जा सकता है कि सभी जगह लगभग 5 से 6 फुट का मलबा आ चुका है। कई मकान की जद में आए हैं। लगभग 8 लोग अभी बताए जा रहे हैं। जो एसडीआरएफ की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 8 लोग अभी इसमें लापता हैं। जो मौके पे एसडीआरएफ की टीम है केवल वो ही रेस्क्यू पे ड्यूटी हुई है। गौचर से एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की और टीमों को भी रवाना किया गया है, लेकिन रास्ता जो है वो बेहद खराब है। रास्ते में लैंडस्लाइड हो रही है इसके चलते, और तेज बारिश भी हो रही है।
जिसके चलते अभी रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोग हैं वो आपस में मदद कर रहे हैं, डीएम लगातार दौरा ले रहे हैं और जहां जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां टीमों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मगर कई गांव इस मलबे की जद में आए हैं और जो मोक्ष नदी है वो भी उफान में है। जो नदी के किनारे के घर हैं वहां पे भी अभी भी खतरा बना हुआ है। और उत्तराखंड में आज कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, यानी आने वाले जो 20 घंटे हैं वो उत्तराखंड पे और भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बीते कल अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट उत्तराखंड और साथ ही उत्तराखंड के 4 जिलों में जारी किया गया था। अनामिका, इन तस्वीरों में मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जो नदी से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिस तरह से नदी का बहाव इतना तेज है वो इन घरों को डुबो चुका है। क्या ये सारे घर खाली करा लिए गए हैं? कितना बड़ा ये इलाका है? लोग इस वक्त कहाँ पर सुरक्षित ठिकानों में उन्हें रखा गया है? बिल्कुल ज्योत्सना, नदी के किनारे जितने घर थे वहां कल रात को लोग मौजूद थे। जब पानी बढ़ा तो लोगों ने वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश की और कई लोग सुरक्षित निकल भी पाए। ऐसे में केवल 8 लोग हैं जिनकी अभी सूचना लोगों को नहीं मिल रही है। उनके परिजन उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊंचे स्थान है, फिलहाल कोई ऐसे रेस्क्यू कैंप तो अभी नहीं बनाए गए हैं क्योंकि कुछ ही घंटों पहले ये दुर्घटना हुई है, ये आपदा आई है। इसलिए ऊंचे स्थानों पे जो ऊंचे स्कूल है या अस्पताल है वहां पे इन्हें अभी फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अपने घरों के पास अभी भी मौजूद हैं जो प्रशासन के साथ फिलहाल रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो जैसा कि अनामिका बता रही है कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में भी परेशानी आ रही है। उत्तराखंड में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि चमोली में 2 जगहों पर बादल फटा। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर कम से कम 10 लोग लापता हैं। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहाँ पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं। लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। देखिए, जहां तक मौसम की बात है, मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, बाद में कुछ समय पहले ही रेड और ऑरेंज अलर्ट चेंज हुआ वो, और जब रेड अलर्ट हुआ उसके बाद बरसात भी हुई, सब चीज़ें हुई। रात का समय था और उस कारण से बहुत तेज गर्जना भी हुई वहाँ पर, और गर्जना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है। और जहां जहां आपदा की स्थिति बनी हुई है सब जगह राहत बचाव कार्य पूरी तेजी के साथ किया जा रहा है। दोनों गांव में 10 लोग लापता हैं। लगातार टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन बारिश मुसीबत बनी हुई है। सितंबर का देखिए आधा महीना बीत चुका है और अब लौटता मानसून पहाड़ों पर ज्यादा ही तबाही मचा रहा है। सोमवार को भी उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई और आज चमोली में उस तरह की तस्वीर, उस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। 2 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर बादल फटने की घटना के बाद अचानक आए पानी के सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 6 से 7 घर इसमें प्रभावित हैं। दोनों गांव में 10 लोगों के लापता होने की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आज चमोली की, जहां रात को बादल फटा और उसके बाद खूब मलबा आया। लोगों के घरों में वो मलबा फंस चुका है, घुस चुका है, और जो नीचे आप पहाड़ी इलाका देख रहे हैं वो मलबा बहते हुए नीचे की तरफ चला गया है, जिससे नीचे के घर प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सोमवार की सहस्त्रधारा की आप देख रहे हैं, जहां ऊपर पहाड़ी इलाकों में बादल फटा और उसके बाद फ्लैश फ्लड सब कुछ अपने साथ
बहा कर ले गया। देहरादून का आईटी पार्क इलाका, प्रेमनगर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है और जो महादेव का मंदिर है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। नदी आपको उफान पर दोनों ही जगह नजर आ रही होगी और नदी का यही रौद्र विकराल रूप लोगों के लिए मुसीबत परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि बीते कल ही मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए 5 दिनों की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो आज ऑरेंज से रेड अलर्ट में तब्दील हो गया है। और अब अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां देहरादून मसूरी हाईवे को एक बार फिर से बंद करना पड़ गया। तेज बारिश के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से देहरादून मसूरी हाईवे को बंद कर दिया है। साथ ही लोगों से उस इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा है। लोकल प्रशासन की टीम मौके पर है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। देखा जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से रास्ता सही रहा और वैली ब्रिज का जो भी रहता है स्थिति, तो जो भी अधिकारियों के निर्देश होंगे आगे उस हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। तो कृपया अभी रास्ता थोड़ा भी बंद किया हुआ है और आपसे अनुरोध है कि अगर हो सकता है तो आप अभी सुरक्षित स्थान पे अपने रहने के लिए चले जाइए। तो उससे संचालित की जानी आवश्यक है या जैसी भी स्थिति होती है तो जो भी अधिकारियों के निर्देश होंगे वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो अभी गाड़ियां जो है ये अपने सही से लगाएं, बेतरतीब ना लगाएं और जो ये डबल गाड़ी लगी है इन्हें थोड़ा सा हटा दीजिए, डबल गाड़ियां। देहरादून मसूरी हाईवे से आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक टोल को पार करने के बाद भी लैंडस्लाइड हुई है। जो पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही कारण है कि ये हाईवे बंद किया गया है। लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर निकले थे, जिनमें से 2 शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए हैं, 2 की तलाश की जा रही है। एक शूटर की तबीयत खराब हो गई थी, वो बरेली से वापस लौट गया था लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा है। गोल्डी बराड़ ने 5 शूटर को दहशत फैलाने की प्लानिंग के साथ बरेली भेजा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर्स के जरिए बरेली में 5 शूटर्स भेजे थे। 11 सितंबर को 5 शूटर्स बरेली पहुंचे। ये शूटर्स बरेली के पंजाब होटल में रुके। बरेली पहुंचते ही एक शूटर की कुछ तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया। 11 सितंबर को काले रंग की स्प्लेंडर बाइक में सवार होकर और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर बैठकर 4 शूटर्स दिशा के घर के बाहर पहुंचे। उसकी रेकी की। स्प्लेंडर बाइक पर नकुल और विजय नाम के शूटर सवार थे। अपाचे बाइक पर एनकाउंटर में मारे गए अरुण और रविंद्र बैठे थे। 12 सितंबर को भी कुल 4 शूटर्स दिशा के घर पहुंचे। रविंद्र ने दिशा के घर पर फायरिंग की। पुलिस ने शूटर्स को ट्रैक करने के लिए 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि शूटर नकुल और विजय फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये वो शूटर्स हैं जो बाइक में सवार होकर सिविल लाइंस में स्थित दिशा के घर पर पहुंचे थे। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कुल 5 शूटर्स बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन 2 अभी भी ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है। देखिए, बिल्कुल रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में बैठे हैं, उन्होंने इस पूरे इस घटना को रचा था, जिसमें 5 शूटर जो हैं बॉलीवुड एक्टर्स दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर गोली चलाने के लिए भेजे थे। लेकिन ये तमाम शूटर जो हैं बरेली के पंजाब होटल में रुके थे। उस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस चला गया। बचे 4 जो शूटर थे वो एक अपाचे मोटरसाइकिल पर और दूसरे 2 जो हैं वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे। तकरीबन 6 से लेकर 12 तारीख तक 3 से 4 बार रेकी की गई और इस पूरे घटना में जो है 2 शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि नकुल और विजय जो बाकी 2 शूटर हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। दरअसल इस पूरे गोलीकांड के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस की टीम है और इसके साथ साथ हरियाणा एसटीएफ, इसके अलावा यूपी एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन ने जो है इस पूरे मामले को सुलझाते हुए 2 शूटर
शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर किया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। तकरीबन 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए ताकि उनका पूरा रूट, उनका आना और उनका वापस मौके पर घटना पर मौके पर गोली को चलाकर मौके से फरार होना, इस पूरे ट्रैक को खंगालने के लिए, पूरे ट्रैक को एस्टेब्लिश करने के लिए, पूरे रूट को एस्टेब्लिश करने के लिए तकरीबन 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले थे। फिलहाल पुलिस जो है बाकी, और इसका नतीजा ये हुआ कि दो जो अपराधी हैं उनको ढेर कर दिया गया है। बाकी 3 की तलाश पुलिस कर रही है और बहुत जल्द पुलिस का दावा है कि वो इन 3 अपराधियों तक भी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस एनकाउंटर को लेकर पूरी खबर दी, पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एनकाउंटर यूपी एसटीएफ दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। गाजियाबाद में बदमाशों के होने की खबर मिली थी। अमिताभ यश ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी और खुफिया जानकारी, खुफिया इनपुट से इकट्ठा किए, पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड से मिलान भी किया, तब जाकर शूटरों का पता चला। इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में इसका प्रचार कर यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी थी। इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको वर्कआउट करने की कोशिश की और लगातार अभिसूचना संकलन किया। आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी मदद ली गई और उनके क्राइम रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया। इससे जो भी जानकारी मिली उसका लगातार अनुश्रवण यूपी पुलिस की टीमें कर रही थी। एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और साथ में सीआई टीम दिल्ली पुलिस को मिली है और गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के आसपास एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये 2 बदमाश रविंद्र और अरुण जो इस घटना में शामिल थे, ये मारे गए हैं। फायरिंग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से बात की, परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया और मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी को शुक्रिया कहा, उनका आभार जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस की गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया है। इस हादसे में उस शख्स की मौके पर मौत हो गई। क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग शख्स गंगाराम चाय की दुकान लगाते थे, वहीं सो रहे थे और आज सुबह पुलिस की गाड़ी उनकी चाय की दुकान में जा घुसी, जिससे उनकी मौत हो गई है। पीसीआर वैन के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकने के लिए गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर वाला पैनल दबा दिया, जिससे वैन सड़क के किनारे रैंप पर चढ़कर उस शख्स को गाड़ी ने रौंद दिया और उसमें उनकी जान चली गई। मृतक का परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। दिल्ली में ये हादसा हुआ है। पुलिस की गाड़ी ने एक दिव्यांग शख्स को कुचल दिया। पुलिस की तरफ से सफाई में ये कहा गया कि जो पीसीआर वैन का ड्राइवर था वो गाड़ी में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक पैनल की जगह गलती से उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया, जिस कारण उस रैंप पर ये गाड़ी चढ़ गई जहां पर शख्स सो रहा था और मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। एशिया कप की बात करते हैं। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सुपर 4 ग्रुप का यह मुकाबला इस रविवार 21 सितंबर को रात 8 बजे खेला जाएगा। बुधवार शाम बड़ी बहुत हील हवाले के बाद मैच खेलने के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम ने बहुत कम अनुभवी यूएई की टीम को 41 रनों से हरा दिया और ग्रुप 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत के सामने उतरना होगा।
एशिया कप में फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला। पाकिस्तान की फिर होगी इंटरनेशनल बेइज्जती। भारत के हाथों करारी शिकस्त और बेइज्जती को पाकिस्तान अभी पचा भी नहीं पाया था कि अब एक बार फिर उसके खिलाड़ियों की नींद उड़ गई है। उसकी वजह है एशिया कप में ग्रुप 4 का मुकाबला। एशिया कप के इस शेड्यूल पर नजर डालिए। 21 सितंबर रात 8 बजे, यही वो तारीख है जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों से लेकर वहां के सियासतदानों की नींद उड़ाने वाली है। यूएई की टीम को हराने का जश्न भी पाकिस्तानी टीम ठीक से मना नहीं पाई थी कि उनके सामने ये नया शेड्यूल आ गया। रविवार को खेले गए मैच में भारत के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो गई। इसलिए पाकिस्तानियों के मन में हार से ज्यादा खौफ बेइज्जती का बैठा हुआ है। इसकी झलक बुधवार को यूएई के साथ खेले गए मैच से पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ साफ दिखी। दुबई से लेकर लाहौर तक पाकिस्तानी परेशान थे। पाकिस्तानी टीम होटल से रवाना होने वाली ही थी कि उन्हें अचानक होटल में ही रोक दिया गया। 1 घंटे के सस्पेंस के बाद पाकिस्तानी टीम 8 बजे ग्राउंड पर पहुंची। फजीहत होने के बाद अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दावा किया कि मैच का बाइकआउट करने के बाद बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए पाकिस्तान ने लचीला रुख अपनाया। पाकिस्तान दावा करने लगा कि मैच रेफरी ने माफी मांग ली है। जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अब अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है।